हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। शिखा, हीर तैयार हुई या नहीं? अच्छे से तैयार करना, कोई कमी न रह जाए। शिखा की सास शिखा को आवाज लगाते हुए बोली। शिखा हीर के बाल बनाते हुए उत्तर दिया, जी माँ जी, बस हो गई। माँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हीर आईने में खुद को निहारती हुई बोली। शिखा हीर को ध्यान से देखती हुई आंखों में पलकों के बांध से रोके हुए आंसू लेके बोली, ये बेटियां न जाने क्यों इतनी जल्दी सयानी हो जाती हैं और फिर शादी करके पराई हो जाती हैं। अपने आंखों से काजल लेके हीर के कान के पीछे लगाती हुई बोली, नजर न लग जाए मेरी राजकुमारी को। माँ, तुम रो रही हो? हीर उदासी से अपनी माँ की ओर देखते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, नहीं मेरी गुड़िया, ये तो बस यूं ही खुशी के आंसू हैं। मुझे बहुत काम है, देखूं तो सही नाश्ते में गोपी ने सब तैयार किया है या नहीं? शिखा आंसू को छुपाते हुए बोली। शिखा, सब तैयार है ना? सुधीर ने थोड़ी कड़क सी आवाज में पूछा। शिखा, हाँ जी, जरा हमारी बेटी को देख लीजिए, वो कितनी सुंदर लग रही है। हीर कुछ प्यार भरे शब्दों की उम्मीद से अपने पिता की ओर देखने लगी। सुधीर बोले, ये फालतू की बातें मुझसे ना करो, लड़के वाले आते ही होंगे, ये सब तुम सब आपस में देख लो। हीर की उम्मीद और दिल दोनों टूट गए। उदास ना हो हीर, शिखा हीर को गले लगाते हुए बोली। कमरे के बाहर से शिखा के साथ आवाज लगाकर बोली, अरे मेहमान आ गए, कहाँ हैं सब लोग? सुधीर, शिखा और शिखा की सासुमां सब मेहमान का स्वागत करने के लिए बाहर आई। लड़का और उनके पिताजी और उनकी माँ आए थे, साथ ही मदन लाल जिन्होंने रिश्ता बताया था। सभी लोग को ससम्मान बैठक में बैठाया। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। लड़के के पिता गंभीर मुद्रा में थे। मेहमान नवाजी शुरू हुई। शिखा हीर के विषय में बोलने लगी, हमारी बेटी बहुत सीधी सरल है। उसने अभी LLB की पढ़ाई पूरी की है। वो आगे भी पढ़ना चाहती है और वकील बनना चाहती है। और वो इसी बीच अनिल दीक्षित लड़के के विनय के पिता बोल पड़े, मदन लाल जी ने आपको बता दिया था ना हमारी मांग के बारे में? अब आप बता दीजिए, आपसे हो पाएगा या नहीं? और हाँ, हमें लड़की को कोई नौकरी नहीं करानी, उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो विवाह विनय की माँ की तरह ही घर पर ही रहेगी। सुधीर ने बोला। देखिए दीक्षित जी, आपकी मांग में सब तो ठीक है, पर आपने 10 लाख की कार और 3 लाख के बुलेट बाइक के साथ जो 6 लाख का कैश बोला है वो थोड़ी ज्यादा है। अगर अब उसे 5 लाख कर देते तो? इतने में ही अनिल दीक्षित तेज आवाज में बोले, हमारा बेटा जल निगम में उच्च अधिकारी है, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। शिखा का मन ये सब देख बहुत दुखी और चिंतित हो रहा था। वह सोच रही थी, इन लोगों ने एक भी बात मेरी बेटी के विषय में नहीं पूछा। वो कैसी है, क्या चाहती है? इन्हें बस दहेज से ही मतलब है। सुधीर बोला, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शिखा को सुधीर के बात पर बहुत आश्चर्य लग रहा था। वो सोच रही थी, सुधीर ये भी नहीं सोच रहे हमारी बेटी इनके साथ कैसे खुश रह सकती है। ये तो बस जैसे अपने बेटे का मोल बता रहे हों। सुधीर अपनी बेटी के लिए वह बर खोज रहे हैं या खरीद रहे हैं। माहौल सुधीर की बात से थोड़ा शांत हुआ। फिर अनिल दीक्षित जी की पत्नी ने शिखा से हीर से मिलने की इच्छा जताई, पर शिखा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहीं बैठी रही। यह देख सुधीर ने शिखा को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ, जाओ हीर को लेके आओ। शिखा कोई ख्याल में खोई हुई थी। सुधीर को हिलाने से थोड़ा चौंक गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी बस अभी लाती हूँ। वो हीर के कमरे की ओर गई। हीर उदास और चिंता में बैठी थी। अपनी माँ को गले लगा के बोली, माँ, इन लोगों की बातों से लग रहा है इन्हें हमसे नहीं बस दहेज से प्यार है। हमारे सारे सपने सब खत्म हो जाएंगे माँ। शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए एक साहस भरी आवाज में बोली, नहीं मेरी बेटी, इन लालची लोगों के यहाँ नहीं जाने दूंगी। सुधीर ने आवाज दी, शिखा कितनी देर लगेगी और हीर लाने में? थोड़ी देर में शिखा बाहर आती है। सुधीर शिखा को अकेले देख गुस्से में बोला, तुम्हें क्या समझ में नहीं आता? बोला था कि हीर को लेके आओ, क्या हुआ? शिखा बिना कुछ बोले अनिल दीक्षित के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोली, आप लोग यहाँ आए उसके लिए दिल से धन्यवाद,
पर मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए बिकाऊ लड़का नहीं चाहिए। बिकाऊ शब्द जैसे ही अनिल दीक्षित के कान में पड़े, वो इस प्रकार तिलमिला गए मानो उस पर किसी के मारने का इल्जाम लगा दिया हो। सुधीर जी गुस्से में भर गए। उसने शिखा का हाथ पकड़ के झटके से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की? अपनी हद में रहो। किस हक से तुमने ये सब बोला? शिखा मानो सब के सभी बांध टूट गए। वो तेज आवाज में साहस के साथ बोली, माँ हूँ मैं हीर की, और मुझे अपनी बेटी को इन लालची लोगों के यहाँ शादी नहीं करनी। ये सुनकर अनिल दीक्षित गुस्से और तेज आवाज में बोले, हमें आप लालची बोल रही हैं? इतनी बेइज्जती कर रही हैं हमारी? मांगे तो फिर भी बहुत कम है। आपको क्या लगता है बिना दहेज के आपको सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। मदन लाल जी ने पूछिए, हमारे यहाँ कितने रिश्तों की लाइन लगी हुई है। हम सब नहीं रुकेंगे यहाँ, चलो यहाँ से। उनका पूरा परिवार वहां से जाने लगा। सुधीर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। अनिल दीक्षित एक तीखी सी मुस्कान लिए बोले, लगता है सुधीर जी आपके घर में आपकी नहीं चलती, बस भाभी जी ही की चलती है। हम भी देखते हैं बिना दहेज के आप अपनी बेटी की शादी कैसे अच्छे घर में करते हैं। उनके जाने के बाद सुधीर और शिखा की सास दोनों शिखा पर अपना गुस्सा लिए बरस पड़े। सुधीर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मामले में बोलने की? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? इससे पहले तुम्हारे मुंह से कभी तेज आवाज भी नहीं निकली, आज ये हिम्मत कहाँ से आ गई? शिखा मुंह नीचे किए सब सुने जा रही थी। सास बोली, अरे तुझे हमने कम दहेज में ले आए तो क्या हर कोई हमारे जैसे होगा? यह सुन शिखा से चुप न रहा गया और बोली, आप लोग आज जिस घर में खड़े हैं वो मेरे पिताजी ने दिया है, और आपके बेटे का जो बिजनेस चल रहा है उसे शुरू करने के लिए भी मेरे पिताजी ने रुपए दिए। सुधीर ने यह सब सुनकर गुस्से में बिल्कुल तिलमिला गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम अपनी हद भूल गई हो। इतना बोलकर मारने के लिए हाथ उठाता है। शिखा ने साहस के साथ उनका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं बहुत सह लिया, पर अब बात मेरी बेटी की है। मैं अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। इतना बोलकर शिखा हीर के कमरे में चली गई, जहाँ हीर सारी बातें सुन के आंखों में आंसू लिए दुखी मन से बैठी थी। माँ को देखकर गले लग गई और रोते हुए बोली, माँ आज तक आप पिताजी के आगे कुछ नहीं बोली, बस जो उन्होंने कहा उसको ही आपने अपनी मर्जी बना ली। आज ये साहस मेरे लिए कैसे आया? शिखा रोते हुए बोली, बेटी ये साहस मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी से पहले दिखाया होता तो आज मेरी ये दशा मेरे पति के आगे ऐसी न रहती। मैं हार गई हूँ मीरा, तुम जीत गई। तुम सही थी। खुशियाँ किस्मत से मिलती हैं, खरीद कर तो बस सामान लाया जाता है। हीर बोली, मैं कुछ समझी नहीं माँ, ये मीरा कौन है? आप किसकी बात कर रही हैं? शिखा अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, एक मेरी सहेली जिसे मैं हर समय जितना चाहती थी, मेरी जिद थी, मेरी किस्मत में उसे ज्यादा सुख और खुशियां हैं। कितना कुछ किया मैंने, किस हद तक गई, और वो बिना कुछ करे ही जीत गई। हीर बोली, माँ कैसी जीत? ये कौन सी प्रतियोगिता थी? शिखा ने बताना शुरू किया, हम बचपन से ही साथ पढ़ते थे। वो हमारे ड्राइवर रघु काका की बेटी थी। हम दोनों बहनें जैसे ही रहते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। पिताजी ने मेरी जिद से उसको भी मेरे ही विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। हम साथ ही विद्यालय जाते और पढ़ते थे। हमसे हमेशा आगे ही रहती, वो हमसे कक्षा में प्रथम आती और मैं बस पास ही मुश्किल से हो पाती थी। मुझे इस बात से बुरा नहीं लगता था उसके नंबर मेरे से ज्यादा आए, बल्कि इस बात से गुस्सा आता था कि उसके कारण पिताजी हमें कम नंबर के लिए डांटते थे। कहने को सब था हमारे पास, और उसके पास उसके पिताजी और उनकी हमारे यहाँ की नौकरी, लेकिन फिर भी तारीफ के लिए उसका नाम ज्यादा रहता। सबके मुंह पर यह बात हमें हमेशा खटकती रहती थी। शिखा ने अपनी बेटी को अपनी बचपन की बातें बताना शुरू किया। बोली, हम इलाहाबाद में रहते थे, तब मनोज काका बताते थे कि जब मैं 4 साल की थी तब माँ कैंसर से लड़ते हुए चली गई, जिसके कारण पिताजी ने मुझे पालने के लिए एक महिला ममता को काम पर रख लिया।
जिसको मेरा ध्यान रखने के लिए ही वेतन दिया जाता था। मेरा बहुत ख्याल रखा जाता, फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पिताजी को बहुत चिंता रहती। बहुत से डॉक्टर को दिखाया, सब बोलते सब कुछ ठीक है, फिर बार बार बीमार पड़ने का कारण समझ में नहीं आता। ऐसे ही 3 महीने बीतने को थे। कई लोगों ने पिताजी को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, पर पिताजी माँ से इतना प्यार करते थे कि कभी भी उनकी जगह किसी को नहीं देना चाहते थे। एक दिन पिताजी रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकले। रास्ते में उन्हें याद आया कि उनकी मीटिंग की फाइल घर पर ही रह गई है। उन्होंने ड्राइवर मनोज काका से कहा कि कार को वापस घर ले लिया जाए। पिताजी घर पहुंचकर नौकरों को आवाज लगाई। घर के बाहर से माली ने आकर बताया कि सब्जी लेने गया है। दूसरी की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो आया नहीं। पिताजी ने बोला ठीक है, और वो फाइल लेने के बाद मुझे देखने की इच्छा से मेरे कमरे में गए, जहां उन्होंने देखा मैं एक तरफ नीचे बैठी हूँ और ममता फोन पर लगी हुई है। मेरे कपड़े गीले थे और मैं सिसक कर रो रही थी। तब पिताजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने बहुत तेज आवाज में बोला, ममता। ममता हड़बड़ा गई और उसके हाथ से उसका फोन भी गिर गया। मनोज काका ने मुझे गोद में उठाया। पिताजी बोले, नाम से ममता हो और ममता तुम्हारे दिल में लेश मात्र भी नहीं है। मेरी बेटी के कपड़े खराब हो गए, वो गीले पेशाब में कपड़े में सिसक रही है और तुम अपने फोन में लगी हो। वो हकलाते हुए बोली, साहब वो जरूरी फोन था, अभी बदल देती हूँ बेबी जी के कपड़े। पिताजी फिर तेज आवाज में बोले, दूर रहो और हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। इसलिए मेरी बेटी बीमार रहती है क्योंकि तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। चली जाओ यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। पिताजी ने चेक में उसका वेतन भरकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। पिताजी इन सबको देख टूट से गए और मेरी माँ की फोटो के आगे रोते हुए बोले, सुमन तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख सकता। इतना बोलकर वह नीचे करके उदासी से बैठ गए। तब मनोज काका ने पिताजी से बोला, साहब उदास मत हो, आप कोई और मिल जाएगी बेबी जी का ख्याल रखने के लिए। पिताजी बोले, नहीं मनोज, अब मैं किसी अजनबी के हाथों में अपनी बेटी को नहीं दूंगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। तब पिताजी और मनोज काका दोनों सोच में पड़ गए। तब पिताजी अचानक चेहरे पर उम्मीद की चमक सी उभर आई और बोले, मनोज तुम ही इस समस्या का हल कर सकते हो। मनोज काका के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई। वो बोले, मैं कैसे साहब? पिताजी बोले, तुम मेरे सबसे पुराने नौकर हो। अगर हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ, और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।